हमारे कई साथी ऐसे रहे हैं जो हम लोग अनाज जब बांटने जाते थे, आप मुझे खुद में भी बड़ा शर्म आई है। उसके बाद जब मुझे पता चला हमारे तमाम साथी ऐसे थे, उनके घरों में आटा नहीं था उस वक्त। किसने हमसे पूछा है कि पीछे 1 साल में हमने मकान के किराए को लेकर, हमने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए हम क्या तिकड़म करते रहे, कहां से उधार कैसे पाया, हमने कैसे किया, किसने हमसे पूछा है? हम अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो हम पर सवाल उठते हैं, हम सवाल पूछ लेते हैं तो सरकार, तंत्र, समाज, सरकार, पक्ष विपक्ष सारे हमारी जान के पीछे पड़ जाते हैं। किसी से भी हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद कतई नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़े, अपनी बात रखें, चुनाव लड़े। हम लोग हमेशा टीवी के आगे या उसमें लिखते रहे तो जो बातें आएंगी, हो सकता है शब्द में भले ही आपको लगेगा, लेकिन मैं कोई कतई कोई राजनीतिक चूक हूं नहीं, ना होना चाहता हूं, ना आगे मतलब होने का कोई इरादा है। तो अपनी बात कहूंगा और दिल से कहूंगा। आप लोग, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य से एक बार सुन जरूर लीजिएगा। और मुझे जो लग रहा है वो मैं बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं अपनी बात शुरुआत कर दूं, सारे लोग अगर जानते होंगे मैं ज्ञानेन्द्र शुक्ला हूं। मैं अखबार में रहा हूं, मैगजीन में रहा हूं और टीवी चैनल्स की दुनिया में। उसके बाद मैंने यहाँ पर हिस्सेदारी की और अभी स्वतंत्र पत्रकारिता की राह पर हूं। और इस पूरे दौर में जहां से मैंने जब शुरू किया तो इस खोजता था, उस डे प्लान को मैं हमेशा चेज करता था, उसे पूरा करने की कोशिश करता था। उस डे प्लान को पूरा करने के बाद घर पहुंचता था, उसके बाद अपने परिवार के हिसाब किताब में मशगूल रहता था। इस सारा कुछ करते रहने में मुझे पता नहीं चला और करीब 2 दशक का वक्त बीत गया। इस पूरे 2 दशक के करीब का वक्त हो रहा है। प्रांशु भाई और ये शलभ, तमाम हमारे साथी जो हमारे आगे पीछे, हम लोग ऐसे साथी के लोग रहे हैं। और इस पूरे दौर में मैंने ये बताऊं कि मैंने तमाम जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। उतार चढ़ाव ऐसे देखे मैंने कि मैंने तमाम ब्रांडेड जो चैनल कहलाते हैं उनमें नौकरी की, नॉन ब्रांडेड का भी हिस्सा रहा। सैलरी के पैकेज 1 लाख पर भी मैंने काम किया, 30 से 40% की कटौती पर भी मैंने काम किया और यहां तक कई महीनों बिना सैलरी के भी काम करने का दंश सहा है। और ये जो पूरा दौर रहा है, जो सारी चीजों में कोरोना का पीरियड रहा, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल का हिस्सा रहा था अभी तक। और जब कोरोना का जो ये पीरियड रहा, इस पीरियड ने सारे क्षेत्रों में हर जगह पर असर डाला, हर कोई जानता है। और हमारे मीडिया के लिए तो ये समझिए कि ये तबाही की सुनामी लेकर आया ये पूरा कोरोना पीरियड। और ये सुनामी ऐसे लेकर आया कि हजारों पत्रकारों के माने, जैसे हजारों जितने पत्रकार हैं उनकी तरह मैंने भी तमाम महीनों बिना सैलरी के मैंने काटे हैं। और हम लोगों की ये एक बड़ी विडंबना रही है कि जब हमको सैलरी नहीं मिलती, हमारी नौकरी में कोई खतरा होता है। हमारे तमाम साथी, हमारा अभी एक साथी खुर्रम निजामी नहीं आया है, ऐसे तमाम हमारे साथी हैं कि हम लोग जब बिना सैलरी के, बिना नौकरी के खुर्रम सामने बैठे हुए हैं। 26 सालों से ये पत्रकार है और खुर्रम निजामी आज की डेट में मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। अब आप इससे ज्यादा इस शर्म की बात, दुर्भाग्य की बात मेरे व्यक्तिगत के लिए, हमारे तमाम साथियों के लिए क्या होगी कि खुर्रम निजामी मान्यता प्राप्त इसलिए नहीं हो पाते हैं कि खुर्रम निजामी खांटी पत्रकार है। तो इसलिए कोई समिति उनके लिए मदद के लिए नहीं आती है, कतई नहीं आती, कहीं पर भी कोई समिति नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में उस कोरोना के पीरियड में जब चैनलों पर और तमाम मीडिया संस्थानों में लोगों की नौकरियां जा रही थी, उसका हिस्सा मैं भी बना। और तमाम उसमें चाहे भूख हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अपमान हो, उसके जो भी पूरी श्रृंखला चली, उसका एक हिस्सा, एक सिरा मुझसे भी छुआ। मैंने भी उसको दंश को महसूस किया है। और तमाम यहाँ पर अनुज भी बैठे हैं, तमाम हमारे साथी बैठे हैं, अग्रज बैठे हैं, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा चुनावी दंगल में आप आएंगे, उसके लिए मुझसे हामी भरवाई गई। मैंने हामी भरी, उस समय मैंने हामी भरी। अच्छा, जैसे ही आप हामी भरते हैं तो हमारे यहाँ का ये जो चुनावी माहौल है, ये बड़ा चक्रव्यूह है। ये ऐसा चक्रव्यूह है कि उस चक्रव्यूह में कोई दुस्साहस नहीं करेगा। कोई अभिमन्यु आ जाएगा तो तुरंत उसको क्रोधा, उसको मार गिराएंगे 2 मिनट में उसको, क्योंकि वो नहीं आ सकता है। और उसके बाद जैसे ही मैंने ये हिमाकत की, तमाम बड़ों को बड़ा नागवार गुजरा। और नागवार इस कदर गुजरा कि तमाम साजिशें शुरू हो गई। मैंने तमाम तरंगे देखी साजिशों की, ये तरंग हो रही है, वो तरंग हो रही है। और उसके बाद जब मैं उन सारे बड़े पुरोधाओं से एक बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, आप तमाम साजिश रचिए, तमाम जांच कराइए, सीबीआई, आईबी, सारी जांच कराइए। मैं उसके लिए हर एक चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले एक जांच जरूर कराइएगा हम लोगों के बारे में, जो इसमें से तमाम साथी बैठे हैं, कि आखिर हम लोग किस मिट्टी से बने हैं, या हमारे ऐसे किस मिट्टी से हम लोग बने हुए हैं कि महीनों हमें सैलरी नहीं मिलती लेकिन हम लोग जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं, इसकी आप जांच कराइए। हम लोग तमाम बार हमको 30 से 40% हमारी कटौती हो जाती है, और वो सैलरी जो हम बड़ी मेहनत से अप्रेजल पाकर लगा के आते हैं, वो 30 से 40% कटौती हो जाती है। हम 10-10 साल पीछे चले जाते हैं, वो हमारी सैलरी कट जाती है, हमारी नौकरियां छिन जाती हैं, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कैसे हम जिंदा रहते हैं, हमारा परिवार, बच्चे, कपड़े, उनकी फीस, उनकी शिक्षा कैसे होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम बेशर्मी के साथ जिंदा हैं, हम बेशर्म सांस लेते हैं, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हमारी हालत जानते कैसी है, हम में से ज्यादातर हमारे जो साथी बैठे, मैं कई चेहरों को जानता हूं,
हमारी हालत जो रेप विक्टिम होता है उसकी तरह होती है। हमारा कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन सारी जांच, सारी शंकाएं, सारे सवाल, सारी तोहमतें, वो सारे किसके माथे आती है? हमारे माथे पर आती है। हम बसते घूमते हैं, हम बताने से घूमते हैं। हमसे क्योंकि कोई अधिकारी हमसे कोई ऐसा चूल वो जिससे हम बड़े सवाल पूछते हैं, जो हमारे सवालों से बड़ा तंज, उससे बड़ा आहत रहता है, वो अक्सर ही पूछता, अच्छा कहाँ आजकल क्या चल रहा है? हम बड़े शर्माते हैं। हम में से तमाम साथी, यहाँ से उन्मुख से लेकर तमाम साथी बैठे हुए, हम मिलने से कतराते हैं। क्या गुनाह होता है हमारा? हमारा गुनाह केवल इसलिए होता है कि हम नौकरी करना चाहते हैं, अच्छे से पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, बस ये हमारा गुनाह होता है। लेकिन आप में से जो समिति की बात हो रही है, तमाम समिति की बात होती है, ये बताइए कि इस समिति में या जो भी इस समिति के बारे में जो सवाल ऐसे जब उठता है, तो इसका औचित्य के लिए मैं पहली बात ये पूछूंगा, इस ऐसी किसी समिति का हमारे लिए औचित्य क्या है? पिछले 1 साल में इस समिति में से किसने ये पूछा कि हमारे परिवारों में क्या हुआ है? हम में से कितने फाका कशी के हम लोगों ने दौर सहे? हमारे कई साथी ऐसे रहे हैं जो हम लोग अनाज जब बांटने जाते थे, आप मुझे खुद में भी बड़ा शर्म आई है। उसके बाद जब मुझे पता चला हमारे तमाम साथी ऐसे थे कि जिनके घर में खाना बनाने के लिए दिक्कत हो रही होती थी, उनके घरों में आटा नहीं था उस वक्त, और किसी ने हमसे ये हमारे यहाँ जाकर नहीं पूछा। किसी ने हमारे तमाम जो भी नेता रहनुमा जो भी होते होंगे, किसी का नाम नहीं लूंगा, हर एक के लिए मैं कहूंगा, उसमें हम लोग खुद भी शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं। हम जिनको चुनते हैं, जो चुने जाते हैं, सारे लोग शामिल हैं। उनमें से किसने हमसे पूछा है कि पीछे 1 साल में हमने मकान के किराए को लेकर, हमने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए हम क्या तिकड़म करते रहे, कहां कहां हमने सच बोला, कहां झूठ बोला, कौन सा जुगाड़ लगाया है हमने, कहां से उधार कैसे पाया है, हमने कैसे किया, किसने हमसे पूछा? कहीं से किसी ने पूछा है? कैसा सरोकार, कैसा नाता? और हम में से कोई ये सिर्फ मेरी वेदना नहीं है, इसमें से कितनी बड़ी तादाद जो यहाँ बैठे हुए हैं, और जो तमाम लोग यहाँ पर, क्योंकि तमाम साथी हम लोग फेसबुक लाइव के जरिए तमाम लोग जो सुन रहे होंगे, जो लोग तमाम हमारे साथी, उनको बाइट और विजुअल या उनको अपनी तुरंत अभी टेक्स्ट कॉपी लिखनी होगी, तो इसलिए वो वहां बैठ कर देख रहे होंगे। तो ऐसे में बड़े सवाल हमारे लिए बिल्कुल हो जाते हैं। मैं बिल्कुल उस चीज को इस पर करूंगा कि हम जब ये सारी चीजें जब होती रहती हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सवाल भी पूछना हमारे लिए बड़ा गुनाह है। अगर हम सवाल नहीं पूछते हैं तो बड़ा सवाल होता है कि आप सवाल नहीं पूछते, अरे बात पत्रकार है, आपसे तो बड़ी उम्मीद है। और हमारे समाज में हम जिस इर्द गिर्द में, जिस माहौल में हम जीते हैं ना, हमसे ये पूछा जाता है कि आप पत्रकार हैं, अरे आप साहब मुख्यमंत्री से फलाने से ये कह दीजिए, ये काम करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये कह दीजिए। हमारे शर्म के ये नहीं कह पाते हैं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी आला अफसर के पास वो हमारी बात, हमको उससे मिलना तक गवारा हमसे उसको नहीं होता है, वो हमसे मिलना तक मुश्किल होता है, और जायज बात हमारी सुनने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता। इस हमारे शर्म का हम किससे बता पाते हैं? ये बात हम किसी से नहीं कह पाते हैं। हम अपने परिवार के आगे हम लोग सारे लोगों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बेबस होती है, वो कुछ नहीं कह पाते हैं अपने परिवार के आगे। और ऐसे में मैं एक बात बिल्कुल ये एकदम सीधे तौर से कहूंगा कि हम हर रोज अगर बात होती है कि अगर हमारी पिटने की, चाहे हम सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने पर हम पिटते हैं, हम अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो हम पर सवाल उठते हैं, हम सवाल पूछ लेते हैं तो सरकार, तंत्र, समाज, सरकार, पक्ष विपक्ष सारे हमारी जान के पीछे पड़ जाते हैं। हमको कोई बचाने नहीं आता है। हम अपनी लड़ाई हमको खुद लड़नी पड़ती है, हमको खुद सारी दिक्कतें सहनी पड़ती। हम हर बार, हम में से तमाम साथी, आप यकीन मानिए, जो यहाँ पर राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त साथी हैं, उनमें से तमाम लोग भूख की लड़ाई लड़ते हैं, तमाम लोग बेरोजगारी की तो हम में से हर कोई लड़ता है, हर तीसरा। चंद अपवादों को छोड़ दें तो कौन नहीं लड़ता है बेरोजगारी की लड़ाई? हम हर वक्त इस मुहाने पर रहते हैं कि हम सच बोल देंगे। हम दूसरों के लिए तो लिखते हैं, लेकिन हम दिमाग जैसे कहा जाता है ना, वो अपना दर्द नहीं समझ पाता है। हम अपना दर्द नहीं बता पाते हैं। हम किससे बताएंगे कि हम जरा सा सच बोल देंगे या कुछ किसी के खिलाफ सख्त अगर हमने खबर दिखा दी तो हमारी नौकरी नहीं बचेगी? हम किससे अपनी वेदना बता पाते हैं? हम कतई नहीं बता पाते। लेकिन ऐसे में हमारे पास कोई हमसे मिलने, हमारे लिए कहीं पर कोई मिलने, समझने, सोचने के लिए हमारे लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये तमाम बार ऐसे होता रहा। तमाम साथियों ने कहा, उसके बाद हम आगे उसमें से हमने अपनी बात रखी थी, उसमें हम आगे बढ़े थे। तमाम साथियों का आग्रह था, उसमें से मैंने कोशिश की थी। लेकिन जब मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे कोशिशें हुई, आज की ये बैठक हो रही, उससे पहले मुझे तमाम साथियों से अभी भी बैठक से थोड़ी देर पहले पता चल रहा है कि कहीं एक तय हो गया कि कुछ एक आयोग बन जाएगा, एक स्वयंभू उसमें से कोई अध्यक्ष बन जाएगा, कोई खुद आ जाएगा और वो हम पर थोप दिया जाएगा। पहले मैं अपने साथियों, मैं यहाँ सारे लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के सहयोग से मैं बिल्कुल जो अपने साथी भाव से, सहयोग भाव से तमाम हम अपने काम करते रहे, किसी भी समिति या इसके कतई हम मोहताज नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मैं बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट दो टूक कहना चाहता हूँ, मुझे किसी राजनीति से, किसी चुनाव से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन बस एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सारे लोग, जो लोग भी गुट हैं, मैंने पहले ही दिन से क्लियर कर दिया था कि 2 गुटों में और गुटबाजी में मैं किसी का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा व्यक्तिगत तौर से। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, कोई चुनाव लड़ने की मेरी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है।
आप लोग जितने लोग हैं तमाम गुट हैं, हमारी दिक्कतें पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। प्लीज उन सारी दिक्कतों को और ना बढ़ाइए, एकजुट होइए, एक मंच पर होइए, एक जगह पर चुनाव आप लोग कराइए। और उसमें से मैं पूरी तरीके से, अगर किसी को लग रहा था, किसी ने मुझे बताया कि मैं आ गया हूं तो इसमें से ये होगा, फिर वो डर रहे हैं कि इसलिए वो इधर चुनाव कराएंगे, वो डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये आशंका है वो चुनाव कराएंगे। मैं माने तमाम आम पत्रकार जिसकी बात है जिक्र आप लोगों ने, जिसने नावेद भाई भी ने किया, जफर भाई भी, सब लोग जो बात करते आए हैं, वो पत्रकार जिनकी हमारी कोई सुनवाई कोई कभी होती नहीं है, और हमको शायद सुनवाई भी नहीं होती, और हमारे अंदर इसकी आदत भी पड़ गई है। और हमें से सारे लोग अपनी जब कोई दिक्कतें होती तो साझा, एक दूसरे से साझा सरोकार एक सहयोग ले लेते हैं, और उस काम को हम लोग अभी तक तो अपना कर ही लेते हैं। जैसे तैसे कुछ भी होता है, हमारा अपनी जिंदगी आराम से चल रही होती है, और बल्कि सम्मान के साथ चल रही होती है। तो ऐसे में मेरी फिर से एक बार आखिर में गुजारिश पूरी यही पर है कि आप सारे लोग, जो लोग भी बड़े नेता हैं, जो तमाम खेमों के अलंबरदार हैं, तमाम खेमों के रहनुमा हैं, हमारे पत्रकारों के रहनुमा हैं, आप लोग खुद चुनाव लड़िए, खुद चुनाव जीतिए। लेकिन आप अलग अलग करके लड़ेंगे, जीतेंगे तो पहले से हम बटे हैं, हम पहले से ही कमजोर हैं, हम हर बार और ज्यादा कमजोर होंगे। हर चुनाव के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ हम और भी ज्यादा कमजोर होते जाएंगे, और इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर हालात कभी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। तो इसलिए मैं आखिर में एक बार ये फिर से हमारे तमाम सीनियर से मैं एक बार अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं भाई प्रांशु जी का, शरद प्रधान जी का, सुरेश जी का, और मैं बहुत ही दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आशीष सिंह है, और इसके अलावा जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मैं सबका इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे साथियों ने पहल की और बड़ी कोशिश की कि ये जो चुनाव खेमों में हो रहा है, प्रांशु का क्या, कौन सा स्वार्थ है? प्रांशु को कोई चुनाव नहीं लड़ना था। प्रांशु ने निस्वार्थ भाव से उन्होंने बढ़कर काम किया, कोशिश की कि भाई चुनाव नहीं होगा। और मुझे बड़ी शर्म की बात है, मैं एक दिन सिर्फ वहां पर प्रेस रूम में गया, ये किसी के लिए भी बड़ी शर्मनाक बात होगी कि यहाँ पर एक चुनाव के लिए हो रहा है, बुलाया जा रहा, आप यहाँ पर आके आ जाइए, उसी छत के नीचे दूसरी जगह बुलाया जा रहा है। किसी ने शायद ये कहा था कि टेम्पो स्टैंड जैसी स्थिति आ गई है कि आप हमारे टेम्पो पर बैठ जाइए, आप हमारे टेम्पो पर बैठ जाइए। तो माफ करिएगा, किसी के भी हम उस पर नहीं बैठेंगे, हमारा पैदल चलना हमें गंवारा है, और हम बिल्कुल अपने साथियों के साथ लड़ना है, जीत ले। बस आखिर में एक बात और, पत्रकारों का चुनाव है, पत्रकार लड़े, पत्रकार जीतेंगे। किसी से भी हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद कतई नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़े, अपनी बात रखें, चुनाव लड़े, और मैं उनके साथ हूं पूरी तरीके से। लेकिन अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो शायद हम लोग वोट देने से भी, व्यक्तिगत तौर से मैं तो बिल्कुल